नमस्कार दोस्तों, लॉ गीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन देखेंगे और एविडेंस का डेफिनेशन देखेंगे। एविडेंस के अलग अलग टाइप्स को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो एविडेंस एक्ट का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैंने इसे लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉमन इंट्रोडक्शन, इसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको एविडेंस एक्ट का कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता तो आप ये कॉमन इंट्रोडक्शन एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट सम डिसेंट मार्क्स ऑल्दो नॉट एंटायर। आप इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ आज हम लोग अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं आज के लेक्चर की, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। बेयरक का डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or more than any one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. इसका illustration है, a writing is a document, words printed, lithographed or photographed are documents, a map or plan is a document, an inscription or a metal plate on a stone is also a document, a caricature is a document. कैरिकेचर का मतलब है व्यंग्य चित्र, जो आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं, जिसे कहा जाता है आर के लक्ष्मण जो बनाते थे उसे कहा जाता है कैरिकेचर। डॉक्यूमेंट की श्रेणी बहुत लंबी है, बेयरक का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग इसे सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, यहाँ पर मैटर का मतलब है सब्जेक्ट मैटर, विच इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर बाय वे ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम। लेटर्स का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी या फिर अ आ ई ई उ या फिर आपका जो भी लैंग्वेज होगा लेटर्स। फिगर्स मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, और मार्क्स मतलब साइन लैंग्वेज, जो हमने इंटेलिजेंस क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोड वर्ड है या फिर साइन लैंग्वेज है, इसे कहा जाएगा मार्क। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम मतलब जो हम पासवर्ड बनाते हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि पासवर्ड हम कहीं ना कहीं स्टोर तो करते हैं, चाहे हमने डायरी में लिख दिया, ऑल्दो इट इज नॉट एडवाइजेबल, पासवर्ड डायरी में नहीं लिखना चाहिए। अगर आपने कहीं पे पासवर्ड स्टोर कर दिया, वो जो जिस जगह पर आपने स्टोर किया है वो जगह अगर आपने प्रस्तुत कर दी या फिर पेश कर दी, देन दैट ऑल्सो बिकम्स अ डॉक्यूमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, देन इट इज नोन एज डॉक्यूमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मैटर, किसी भी फैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया तो उसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट। इमेजिन करिए मेरे बीच में और मिस्टर बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट मैंने किया, अपने दिमाग में किया या फिर कंप्यूटर के ऊपर किया। अब मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकाला या फिर मैंने उस पर्टिकुलर चीज को ईमेल कर दिया। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं उस पर्टिकुलर फैक्ट को स्टोर कैसे करूंगा। आई कैन स्टोर इट इन द पेन ड्राइव, CD, DVD, VCD। इसके अलावा प्रिंट आउट निकाल के, जेरोक्स निकाल के उसको दे सकता हूँ। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है उस फैक्ट को स्टोर कैसे करना है, लेकिन जिस भी चीज़ के अंदर उस फैक्ट को स्टोर किया जाएगा उसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, CD, DVD, पेन ड्राइव, स्टोन इंक्रिप्शन, फोटोग्राफ एक्सेट्रा आर ऑल कंसिडर्ड टू बी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही लार्ज माना जाता है। इसके बाद में एविडेंस का डेफिनेशन देख लो। एविडेंस मतलब सबूत। सबूत तथ्यों को एस्टैब्लिश करने के लिए पेश किए जाने वाले सबूत, इसे कहा जाता है एविडेंस। इमेजिन करो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक सिविल डिस्प्यूट है या फिर क्रिमिनल डिस्प्यूट है, तो एक पार्टी अपने तरफ के फैक्ट प्रस्तुत करेगी, अपोजिट पार्टी अपने तरफ के फैक्ट प्रस्तुत करेगी। कोर्ट ऑफ लॉ उन फैक्ट की स्क्रूटिनी करेगी, इश्यूज को फ्रेम करेगी। अब उन इश्यूज का जवाब देने के लिए हमने जो फैक्ट एस्टैब्लिश किए थे उनके सबूत के तौर पर हमें सपोर्टिंग फैक्ट देने होंगे, इसे कहा जाएगा एविडेंस। एविडेंस का बेयरक का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all the statements made by witnesses regarding the matter of facts under inquiry or statements made as per the permission of the court
or statements made as per the requirement of the court. All the documents including electronic records which are produced for the inspection of the court. The evidence in the category 1 is called as oral evidence. The evidence in the category number 2 is known as documentary evidence. This is not a definition of evidence but a medium through which evidence can be given. ये मैंने अपने तरफ से अपने ओन वर्ड्स में एविडेंस का डेफिनेशन लिखा है. आपको अगर चाहिए तो आप बेरक का डेफिनेशन लिख देना. अब एविडेंस क्या चीज है, इसके लिए भी मैं आपको एक सेम एग्जांपल देता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में और उसके पहले वाले लेक्चर में दिया था. इमेजिन करो कि ताजमहल होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक मर्डर हुआ है. मिस्टर ए उसका अक्यूज्ड है. अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो भी चीज हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे उसे कहा जाएगा सबूत. मिस्टर ए ने पर्सनली जाकर हाथ में चाकू या फिर कोई वेपन लेकर अगर किसी ने उस इंसान को जिसका मर्डर हुआ है उसे अगर मारते हुए देखा, देन दैट इज अ टेस्टिमोनी ऑफ आई विटनेस रिगार्डिंग फैक्ट अंडर इंक्वायरी. कोर्ट ऑफ लॉ के सामने फैक्ट अंडर इंक्वायरी क्या है? क्या मिस्टर ए ने वो मर्डर किया है क्या? अब इसे एस्टेब्लिश करने के लिए अगर किसी आई विटनेस का टेस्टिमोनी है, देन दैट इज एन एविडेंस. इसके बाद में स्टेटमेंट मेड एज पर द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अब जिस कमरे में मर्डर हुआ उस कमरे का नंबर था 101. मिस्टर ए जो था वो 102 में रहता था और 100 नाम का जो कमरा है वहां पर एक अंधा रहता था. पुलिस ने उसे एज अ विटनेस बुलाया, अंधे ने परमिशन मांगा और अंधे ने कोर्ट के परमिशन के ऊपर यह स्टेटमेंट दिया कि मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ क्योंकि उस कमरे में मुझे उस वक्त एक चीख सुनाई दी. तो ये दिस इज अ स्टेटमेंट मेड एज पर परमिशन ऑफ द कोर्ट और एनी स्टेटमेंट मेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट. अब कोर्ट ऑफ लॉ ने ये फरमान छोड़ दिया कि ये जो मर्डर हुआ है उसकी जो वुंड्स है, मतलब जो जख्मे हैं, उन्हें एनालाइज करो, उनका ब्लड टेस्ट करो, वहां पर देखो कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या और भी कई चीजें हैं क्या. तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ की जरूरत थी. एस्टैब्लिश करना कि किस इंसान ने मारा है उसे एस्टैब्लिश करो. तो फॉरेंसिक वाला आया, कोर्ट की रिक्वायरमेंट के जैसी कोर्ट की रिक्वायरमेंट थी वैसा जवाब उसने कोर्ट ऑफ लॉ को दिया. दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस. फॉरेंसिक एक्सपर्ट का आना ये एक्सपर्ट एविडेंस भी हो गया. ये एक और टाइप हो गया एविडेंस का. इसके बाद में ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जिस कमरे में मर्डर हुआ वहां का सीसीटीवी फुटेज, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया. इसके बाद में डॉक्यूमेंट मतलब जो इंसान मरा वो होटल में कब आया, कब चेकआउट हुआ. चेकआउट होने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन वो कब आया उसका बिल रिसिप्ट, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया. या फिर मिस्टर ए होटल में कब आया और कब चेकआउट हुआ उसका रिसिप्ट, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया. इसके बाद में द एविडेंस इन कैटेगरी नंबर 1 इज ओरल एविडेंस. मतलब जो स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है, अंधा है, इनका टेस्टिमोनी ये ओरल एविडेंस हो गया. एक्सपर्ट ने जो कहा, ओरल टेस्टिमोनी दिया, दिस इज एन ओरल एविडेंस. द एविडेंस इन द कैटेगरी नंबर 2 इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मतलब सीसीटीवी फुटेज, बिल्स, होटल के जो बिल थे चेक इन के, चेकआउट के, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एविडेंस बट अ मीडियम थ्रू विच एविडेंसेस कैन बी गिवन. एविडेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं. अगले स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अलग अलग प्रकार है. लेकिन ये सारे प्रकार हम लोग सिर्फ 2 तरीके से दे सकते हैं, आइदर ओरली कहकर या उसके सपोर्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर कर. तो एविडेंस के ये 2 मीडियम्स है, टाइप्स नहीं है. ये चीज आप ध्यान में रखो. अभी हम लोग देखते हैं एविडेंस के टाइप्स कितने हैं. पहला है प्राइमरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आपस में इंटर रिलेटेड कह सकते हो आप. प्राइमरी एविडेंस मतलब अगर कोई फैक्ट इन इशू को या फिर प्रिंसिपल फैक्ट को पर्सनली एक्सपीरियंस करता है तो उस इंसान का दिया गया एविडेंस ये कहा जाएगा प्राइमरी एविडेंस. मतलब 101 नाम के कमरे में किसी इंसान का खून हुआ है और मिस्टर ए अक्यूज्ड है. इस फैक्ट को जिसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उस आई विटनेस की ओरल टेस्टिमोनी है प्राइमरी एविडेंस. साथ ही साथ ये एक डायरेक्ट एविडेंस हो गई. इसके बाद में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल, मतलब जो इंसान मरा है उसके होटल का बिल
ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये भी एक प्राइमरी एविडेंस हो गया। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल में प्रोड्यूस किया जाता है तो वो भी एक प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या? फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब उस डॉक्यूमेंट का अगर किसी ने जेरोक्स निकाला तो उसे कहा जाएगा एक सेकेंडरी एविडेंस। या फिर अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, उसका अगर किसी ने सर्टिफाइड कॉपी निकाला, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूम खरीदता है या फिर बेचता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट मतलब जो रजिस्ट्रार है वहां से मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया, तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। इसके बाद में हियरसे एविडेंस, मतलब कहीं सुनी पर यकीन रखकर किसी इंसान ने अपनी ओरल टेस्टिमोनी दी, तो उसे कहा जाएगा हियरसे एविडेंस। यहां पर अगर किसी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मर्डर हुआ है तो ग्राउंड फ्लोर वाले किसी स्टाफ ने कहा कि बहुत भगदड़ मची थी, लोग यहां वहां भाग रहे थे और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, तो ये हियर से एविडेंस हो गया, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था, उस पर्टिकुलर स्टाफ ने वो कोई भी चीज पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की थी। लेकिन दिस वॉज नॉट द केस विद द ब्लाइंड मैन, क्योंकि वो बगल में ही खड़ा था, मतलब बगल में ही रूम में वो मौजूद था, उसने पर्सनली वो चीख सुनी थी, इसीलिए उसका एविडेंस, मतलब अंधे इंसान का जो एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस हो गया, और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो स्टाफ मौजूद है उसका हियर से एविडेंस हो गया, क्योंकि उसने कहीं सुनी पर यकीन रखकर एक ओरल टेस्टिमोनी दिया। इसके बाद में डायरेक्ट एविडेंस, जैसा प्राइमरी एविडेंस था वही डायरेक्ट एविडेंस। इसके बाद में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोरबोरेटिव एविडेंस कलेक्टेड आफ्टर लॉजिकल इन्फरेंस ड्रॉन बाय इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। बेसिकली आप लोग जो सीआईडी के अंदर देखते हो, क्राइम पेट्रोल के अंदर देखते हो, दिस इज अ ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन पुलिस भी इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, ऑल्दो इतना ड्रामेटिकली इन्वेस्टिगेट नहीं करती, लेकिन ये जो फैक्ट है उससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल डिडक्शंस वो लगाती है, और उन लॉजिकल डिडक्शन से उन्हें एक रे ऑफ होप मिलता है या फिर लाइन ऑफ एक्शन मिलता है। उस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर चलते हुए वो कुछ एविडेंस तैयार करते हैं। मतलब इमेजिन करो, यहां पर जो एग्जांपल है वहां पर है फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ताजमहल होटल, यहां पर मिस्टर ए के ऊपर अक्यूजेशन है कि उसने एक इंसान का मर्डर किया है। तो पुलिस क्या करेगी? मिस्टर ए की क्राइम हिस्ट्री निकालेगी, देखेगी कि मिस्टर ए के ऊपर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है क्या। इसके बाद में मिस्टर ए कहां पर रहता है, उसका एरिया कैसा है, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत थी क्या, या फिर मिस्टर ए किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है क्या जो कि अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे ऐसे लॉजिकल डिडक्शंस या फिर इन्फरेंसेस निकालेगी और उससे कुछ ना कुछ फैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, एंड एक लाइन ऑफ एक्शन मिलने पर उसी लाइन ऑफ एक्शन पर चलते हुए कोई एविडेंस ढूंढ निकालेगी। इसे कहा जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, दिस इज अ क्रिएटेड और अ कोरैबोरेटेड एविडेंस। आशा करता हूं आपको सारे टाइप्स शॉर्ट में समझ में आए होंगे। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में लेक्चर करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।